बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर इशू, इसके अंदर हमारा मेन जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स इश्यूज़। इस मेन टॉपिक के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुछ दो तीन टॉपिक्स को मैंने मिला के जो है वो किया हुआ है। प्रीवियस जो है वो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से बताया। अब हम देखते हैं इसके कुछ जो है अच्छा, अब निकालें एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कॉन्सेप्ट को समझ ले अच्छे तरीके से। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ जाएगी तो फिर उसमें एडिशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है? एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से मुराद ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इनपुट इस्तेमाल होता है उसके ऊपर क्या पॉलिसी है हुकूमत की, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं। मतलब वो बीज लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जो ट्रैक्टर हार्वेस्टर जो भी है उसका जो इनपुट है, इनपुट की पॉलिसी क्या है। और फिर जब प्रोडक्शन तैयार होती है, मार्केट में बिकती है, बिकने के ऊपर जो है उसकी प्राइस पॉलिसी क्या है। इस दोनों को जो इमरजेंस है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। देखें जी क्या है। हाँ, और यहाँ जो है ना एक बड़ी मज़े की जो है ना वो जो बात भी बताई हुई है। एग्रीकल्चर जो है आउटपुट क्या था उसमें, हाँ वो एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी आ जाएगा। पहले नंबर पे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होती क्या है। एंड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉलिसीज measures which are adopted by the government to influence the prices of agriculture। ठीक है, उसके जो प्राइसेस है एग्रीकल्चर की उस पे असरअंदाज होने के लिए। अच्छा, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट्स एज वेल एज एग्रीकल्चर इनपुट, दोनों तरीके से आउटपुट भी और इनपुट भी। लाइक फर्टिलाइजर्स आ जाएगा, सीड्स आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी एंड क्रेडिट्स आ जाएंगे। इन दी प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई, कहते हैं अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर दो फोर्सेस चल रही होती हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ये दोनों फोर्सेस जो है खुद ही जो है ना वो मैनेज कर लेती हैं, खुद ही मेंटेन कर लेती हैं, जो उसका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्रिएट कर लेती हैं। अब किसी तीसरी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो उसमें इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्शन की वजह से इसमें जो है वो फिर हुकूमत को जो है वो इंटरफेयर करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है operates in such a way that the target of increased production and productivity will be attained. But in case of Pakistan like country where the market imperfections are strong enough to offset the role of economic automation, the need for some policy package is sure to occur। कहते हैं हमारी जो इम्परफेक्शन है उस वजह से फिर जो है ना ये करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ग्रोर जो उगाने वाले हैं उनके इंटरेस्ट के लिए
एंड बूस्ट द एग्रीकल्चर आउटपुट, और वो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको बूस्ट करने के लिए देयर इज़ नीड टू परसू सम एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, फिर ज़रूरत है कि कुछ जो है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की। सच पॉलिसी विल एम एट प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड इंड्यूसमेंट टू दी फार्मर। ठीक है, ये इसका जी मेन था। बाकी 2-3 लाइनें रह गई हैं, उसको भी आपने देख के जो समझ आए तो उसको फिर आप मेंशन करने। अगली हम बात करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी इन पाकिस्तान। क्या है एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर आउटपुट, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, उसकी जो प्राइस पॉलिसी वो क्या है। एक कहानी इसके अंदर जो सुनाई है कि ये एक अंग्रेज़ ने जो है 1950 के अंदर ये एडवाइस किया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो आउटपुट है उसकी प्राइस लो रखी जाए 5 साल के लिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, कहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्राइस चीप होगी, लो होगी, उससे इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, उसको जो रॉ मटेरियल है वो चीप रेट पे मिल जाएगा। जब उसको लो रेट पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो फिर उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो प्रॉफिटेबल होगी। उस प्रॉफिट के ज़रिए मुल्क के अंदर जो है डेवलपमेंट लाई जाए। ये एक अंग्रेज़ था 1950 के अंदर, एक उसने जो है ये तरीका बताया। अब वो तो 5 साल के लिए कहा उसने, तो लेकिन वो ऐसे 5 साल गुजरे कि अभी तक वही पॉलिसी चलती आ रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो लो लेवल पे रखा हुआ है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो बूस्ट किया हुआ है। अब देखते हैं जी, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टू परचेज द एग्रीकल्चर गुड्स बाय द गवर्नमेंट गोज बैक टू 1950s। The purpose of such program was to provide wheat to urban population. The procurement price for wheat was announced at the time of cultivation of wheat. But in those days, it was the important pursuit of the government to develop industrial sector. As a result, the resources were to be transferred from agriculture sector to non-agriculture industrial sector. The strategy adopted in 50s aimed at keeping the prices of manufactured goods at the level above the world prices through exercising import controls, while to purchase agriculture product, particularly raw material etc., at the price less than the world prices। ये मेरे ख्याल आगे चल के आएगी जो मैंने अभी आपको बताया वो। हाँ ठीक है जी, हम देख लेते हैं उसको जाके। हाँ ये उसमें आएगा वीट स्पोर्ट प्राइस दी प्रॉब्लम। हाँ उसके अंदर हम डिस्कस करें। अब ये क्या था, एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइस पॉलिसी। ये इस हवाले से कि ये जो इसकी आउटपुट है उसकी प्राइस, दी टू परचेज दी एग्रीकल्चर गुड्स बाय दी गवर्नमेंट, अब हुकूमत ख़रीद लेती है। ठीक है, टू परचेज दी एग्रीकल्चर गुड्स बाय दी गवर्नमेंट गोज बैक टू 1950। कहते हैं ये 1950 से चलता आ रहा है कि हुकूमत जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेज कर लेती है और फिर उसकी खुद प्राइस मेंटेन करती है। द पर्पज़, इसका मकसद क्या है परचेज करने का। द पर्पज़ ऑफ सच प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड वीट टू अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, द प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर वीट वाज अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वीट। जब वीट को कल्टीवेट किया जा रहा होता है, काश्त किया जा रहा होता है, तो इसकी ख़रीदारी की प्राइस जो है उस वक्त तय कर ली जाती है। बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों, it was an important pursuit of the government to develop industrial sector। उस दौरान एक इसका जो था एम था वो था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो डेवलप करना।
As result, the resources were to be transferred from agriculture sector to non-agriculture sector, industrial sector. एक फिर ये पर्पस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करना. दिस स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन 1950s एम्ड, ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई इन 1950 में, एम्ड एट कीपिंग द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एट द लेवल अबव द वर्ल्ड प्राइसेस थ्रू एक्सरसाइजिंग इम्पोर्ट कंट्रोल. अब इसमें हुकूमत ने खुद उसको परचेज़ कर लिया, परचेज़ करके उसकी जो प्राइसेस है वो रखी गई है. कितनी रखी गई है? अबव रखी गई है. जो वर्ल्ड प्राइसेस से चल रही है, जो दुनिया के अंदर वीट की प्राइसेस है उससे ज़्यादा रखी गई है, उससे ज़्यादा रखी गई है. उसका मकसद क्या हुआ? ठीक है, ये देखिए, दी स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन 1950s एम टू कीपिंग दी प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एट दी लेवल अबव दी वर्ल्ड प्राइसेस. वर्ल्ड प्राइसेस से अबव रखना. क्यों? थ्रू एक्सरसाइजिंग इम्पोर्ट कंट्रोल, के इम्पोर्ट कंट्रोल किया जा सके, उस लिए उस प्राइसेस से ज़्यादा, जो वर्ल्ड प्राइसेस है उससे ज़्यादा जो है रखी गई. वाइल टू परचेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट particularly raw material etc at the prices less than the world prices. जो इसकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस तो दुनिया की प्राइसेस से ज़्यादा रखा, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो दुनिया की प्राइसेस है उससे कम रखा. ये एक स्ट्रेटजी 1950 के अंदर अप्लाई की गई. अब इसका क्या मकसद था? वाइल टू परचेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा एट दी प्राइसेस लेस दैन दी वर्ल्ड प्राइसेस. द गवर्नमेंट फिक्स्ड दी रिड्यूस्ड प्राइसेस ऑफ मेजर क्रॉप. फिर रिड्यूस्ड प्राइसेस भी रखे. अब ज़ाहिर बात है ये कम प्राइसेस रखे जाएंगे तो पीजेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हुकूमत क्या कर लेती है, ख़ुद उसको परचेज़ कर लेती है, और ख़ुद परचेज़ करके उसके अंदर सब्सिडी दे के अगर सस्ते दामों बेचना है तो सस्ते दामों बेच सकती है. मोर ओवर गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़. Accordingly, the taunt went on going against the agriculture sector. टर्म्स ऑफ ट्रेड जो थे वो ये हमेशा ही जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बरमखालफ आ रहे हैं. ठीक है जी. तो ये है, इसके अंदर मज़ीद इसको पढ़ के आप कुछ लाइनें जो है वो मज़ीद इसमें से डाटा आपने इसमें से उठाना है. मेन चीज़ उसको जो टॉपिक है उसको समझें कि इसमें है क्या, इसमें है कि अगर टॉपिक की समझ आ जाएगी तो फिर आप उसमें एडिशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा. अब अगली हम बात करते हैं वीट स्पोर्ट प्राइस एंड द प्रॉब्लम्स. वीट स्पोर्ट प्राइस क्या है? एज टोल्ड अबव दैट स्पोर्ट प्राइस वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1950. 1950 से जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्पोर्टिंग प्राइसेस टू एग्रीकल्चर सेक्टर को. एंड दिस सजेशन was given by the famous, हाँ ये जो भी मैं आपको बता रहा था, ये जो है स्पोर्ट प्राइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1950s एंड दिस सजेशन वाज गिवन, ये सजेशन दी गई बाय अ फेमस यूएस प्रोफेसर जॉन केनिथ गॉल ब्रेथ टू पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन. जो प्लानिंग कमीशन था उसको उसने ये बताया. फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक इसकी जो प्राइस है वो मैनेज की जाए. द पर्पस बिहाइंड वाज टू कीप द फूड प्राइसेस लोअर. इसका मकसद ये था कि ये जो फूड है उसकी प्राइसेस को कम रखा जाए ताकि अवेलेबिलिटी इजी हो जाए. अच्छा, एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर द इंडस्ट्रियलिस्ट वुड अर्न. इसके नतीजे पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सन्नतकार हैं, वो कमाएंगे हाई प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट. एज दे गॉट चीपर रॉ मटेरियल, उनको मिलेगा सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा. एज वेल एज चीपर लेबर फ्रॉम दी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी चीपर जो है वो लेबर मिलेगा. देन दीज प्रॉफिट्स विल हेल्प टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. फिर ये प्रोसेस जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर ये एक हेल्पफुल साबित होगा. द पॉलिसी विच वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years.
ये बेसिकली 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इज स्टिल, अभी भी है, इन ऑपरेशन, अभी भी ऑपरेशन में है। नाउ वी डिस्कस इट वुड रेफरेंस टू वीट। वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से फिर आपने डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाएं हाँ, उसके बाद आप आए डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट या फिर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। आप जो प्रोक्योरमेंट या उसकी जो स्पोर्ट प्राइसेस हैं वो किस तरीके से डिटरमिन करते हैं, वो अब आप समझ लें कि जो इसकी प्राइसेस डिटरमिन की जाती है वो कैसे की जाती है। 2 मेथड्स आर अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट प्राइसेस। जो आपको एक माली जो एक पैकेज देते हैं, जो स्पोर्ट प्राइसेस दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो कैसे रखे जाते हैं, वो डिटरमिन किस तरह करते हैं। वो कहते हैं 2 मेथड हैं। एक मेथड क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। पहले तो आप ये देखते हैं कि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप स्पोर्ट प्राइस मेंशन करते हैं, उसकी जो सब्सिडीज देते हैं। फिर आप देखते हैं पहले नंबर पे ये देखा जाता है कि उसको प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ी। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है पैरिटी अप्रोच मेथड, जिसको हम बोलते हैं मसावात मुबादला। कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ये हो रहा है, इसके अंदर आप ये देखते हैं पैरिटी के अंदर कि एक किसान ने जो इनपुट लिए, वो इनपुट उसको किस कीमत पे पड़े, फिर जब वो आउटपुट उसकी बनी तो आउटपुट वो कितनी कीमत में बेच रहा है। आया कि जितने की वो चीज़ ले रहा है उतने की उसकी प्रोडक्ट बिक भी रही है कि नहीं बिक रही। इस चीज़ को जो है वो चेक करना जो है वो पैरिटी अप्रोच कहलाता है। ठीक हो गया। अब लें जी, हम आते हैं पहला ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, इसके 4 पॉइंट आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको डिटरमिन करने में जो मुश्किलात आती हैं, उसके अंदर 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस आते हैं। कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच सजेस्ट क्या करती है, डेट द फार्मर्स शुड बी ग्रंटेड रिगार्डिंग द सूटेबल प्राइसेस ऑफ द क्रॉप, कि ये उसको गारंटी मिले, जो उसको सूटेबल प्राइसेस मिले, ठीक है, क्रॉप के, एंड बैलेंस कुड बी मेंटेन्ड इन दी बिटवीन डिफरेंट कंपीटिंग क्रॉप्स। एक तो ये कि इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चलने से ये कि उसको मुनासिब पैसे मिले। दूसरे नंबर पे जो कंपीटिंग क्रॉप आती है, मसलन अगर वो एक एकड़ है, खेत का हिस्सा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वीट भी वहाँ जो है वो कल्टीवेट कर सकता है, राइस भी कर सकता है, ठीक है, और कॉटन भी कर सकता है। तो अब इस चीज़ के लिए भी देखा जाए कि अगर वो वीट की जगह कॉटन करता है तो उसको वो कितना पड़ता है, राइस करता है तो कितना पड़ता है, इस चीज़ को भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाए। कंपेटिटिव क्रॉप, मिसाल के तौर पर द वीट विद रिस्पेक्ट टू एरिया competes with cotton and rice. Therefore, some specific balance in between the prices of these commodities। ऐसा नहीं हो कि वो कॉटन के तो रेट बहुत ज़्यादा है और वीट के कम है, तो डेफिनेटली वो वीट तो नहीं फिर भी काश्त करेगा ना, कल्टीवेट। वो तो ये देखेगा कि जो ज़्यादा जो उसको प्रॉफिटेबल है वो उसकी तरफ जाएगा। अच्छा, therefore some specific balance in between the prices of these commodities could be helped in attaining the target of these 3 crop, but in determining the cost of production of any crop, किसी भी क्रॉप की आप प्रोडक्शन कॉस्ट अगर डिटरमिन करते हैं, इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, ये मुश्किल जॉब है। एज़ फार एज़ आवर कंट्री इज़ कंसर्न, जैसा कि हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है कि आप एक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट आपको पता चल जाए कि इसकी कॉस्ट कितनी है।
बहुत सारी उसमें रीज़न बताए उसने। एक ये भी बात बताई कि जो एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट इस्तेमाल किया जाता है, जो फार्मर पीजेंट एक इनपुट इस्तेमाल करता है, अब बहुत सारे इनपुट ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट के अंदर वो सेल नहीं होते, कुछ ऐसे भी इनपुट्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये कि जो लेबर है, जो एक किसान खुद भी लगा हुआ है, उसकी बीवी भी लगी हुई है, बच्चे भी लगे हुए हैं, जो लेबर है, लेबर की प्राइस नहीं डिटरमिन, उससे आप अंदाज़ा कर सकें। और उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो जो मैनेजमेंट है उसके भी जो है वो नहीं है, ठीक है। और उसके होता है कि जो लैंड लॉर्ड हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, ज़्यादा ज़मीनें, वो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करते हैं। अब उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और है। जो दूसरा है जो स्मॉल लेवल पे पीजेंट है, उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और है। अगर फिर वो आप स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन को देख के आप स्पोर्ट प्राइस मुतय्यन करते हैं, डिटरमिन करते हैं, स्पोर्ट या प्रोक्योरमेंट प्राइस जो आप किसानों से ख़रीदते हैं उसकी प्राइस जो मुतय्यन करते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है ख़रीदना, तो इसको स्पोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। वो मुतय्यन करते हैं कि आप स्मॉल स्केल का जो है उसको देख के उसकी प्रोडक्शन से, तो उसकी तो कॉस्ट ज़्यादा उसको पड़ी हुई है। अगर वो आप करते हैं तो फिर ये लैंड लॉर्ड जो होंगे वो फ़ायदे में चले जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। ये कुछ पॉइंट थे, हम इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। देर आर सो मैनी एग्रीकल्चर इनपुट्स विच आर नॉट ट्रेडिड इन द मार्केट। बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेड नहीं होते मार्केट में। फॉर एग्जांपल द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर है, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वीमेन लेबर, ठीक है। द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड द रेंट ऑफ द लैंड। अब ऐसा भी होता है कि ज़मीन जो है वो काश्त करने के लिए रेंट पे दे दी जाती है कि भाई आपने साल के बाद मुझे इतने पैसे देने हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे जो मर्ज़ी जो कल्टीवेट करो। तो अब ये जो रेंट का जो एक स्टैंड है वो भी नहीं पता। स्पेशली वी डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर लैंड्स इन आवर कंट्री, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखें, द कॉस्ट में चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन द प्राइसेस। अब जो कॉस्ट है वो चेंज होती है इन्फ्लेशन की वजह से, मार्केट के अंदर जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उस वजह से भी हो रहा है। अब कांस्टेंट कॉस्ट तो नहीं रहती, शुरू में कॉस्ट उसकी कुछ और हो सकती है, मिड में प्राइसेस चेंज हुए कॉस्ट और हो जाएगी, एंड पे जाके प्राइसेस चेंज हुए तो उसकी कॉस्ट और हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं दी टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो टेक्नोलॉजी है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। अगर आप वही कंजर्वेटिव अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चौथे नंबर पे कहते हैं जी फार्मर्स हैविंग बिग लैंड होल्डिंग्स। ये जो मैंने बताया कि वो बड़े जो लैंड लॉर्ड हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं, इस वजह से उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा इसका जो है वो दूसरा जो मेथड है वो पैरिटी अप्रोच, जो मैंने आपको बताया भी कि जो इसकी इनपुट है, इनपुट की प्राइसेस और इसकी आउटपुट की प्राइसेस का जो डिटरमिन करना कि आया कि जिस प्राइस पे उसको वो इनपुट पड़ा उस प्राइस पे उसकी आउटपुट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, वो आपका कहलाएगा पैरिटी अप्रोच। इज यूज्ड टू remove imbalance in between the terms of trade between agriculture and non-agricultural sector। agriculture, अब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर जिससे वो इनपुट अपनी ले रहा है वो सारा सेक्टर। द पैरिटी प्राइस रिप्रेजेंट्स that productive prices which creates such an income, जो क्रिएट्स कर रही है उसके लिए इनकम, विच विल बी एबल टू परचेज सच एन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स इक्वलेंट द एग्रीकल्चर गुड, ठीक है। वही चीज़ के जो
इनपुट ले रहा है, जितनी परचेज़ कर रहा है, अब उसकी जो आउटपुट की वो है कि नहीं है। अब ये जी पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। ये मेन पॉइंट है, इसका 4 5 5 6 लाइनें जो है एग्जैक्ट मायनों में तैयार कर लें, इसके अंदर डाटा भी आप पुट कर लें। बाद का ये छोटे छोटे पॉइंट भी मिला के वो जो ना क्वेश्चन दे देते हैं, और स्टूडेंट नॉर्मल ऐसा करते हैं कि वो छोटे छोटे पॉइंट को वो नहीं करते और फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई अब हम क्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाज़ कहते हैं ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी आते, फिर इस तरह के वो छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के दे देता है। लेकिन हर टॉपिक को आप जो है वो 2 4 5 6 लाइनों के अंदर पढ़ लें, समझ लें कि भाई ये चीज़ है क्या। अगर आपको उसकी मिथ का पता चल जाएगा, उसकी जो मेन थीम है वो पता चल जाएगा, तो फिर आप इधर उधर से जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है आप उसमें पुट करके मज़ीद उसमें एडिशन भी कर सकेंगे, बशर्ते कि आपको जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन और उसकी पता चले कि इसने क्वेश्चन जो है वो क्या किया हुआ है। ठीक है जी, इसको भी आप पढ़ें और साथ साथ जो है ना इसकी आउटलाइंस भी तैयार करें। लिखने का काम भी आप स्टार्ट कर दें, ताकि लिखाई भी जो है ना वो उसके अंदर भी आपकी एक फ़्लो हो, उसमें स्पीड हो। तो आउटलाइंस निकालने वाला काम जो है वो ज़रूर करें। मेजर इशू सारे का सारा जो है वो आउटलाइंस पे जो है वो काम करता है। इसकी हर क्वेश्चन की आउटलाइन निकालें, और इसके लिए बेस्ट मैंने आपको तरीक़ेकार बताया कि आप अपनी जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उसको पढ़ें, एक नावल की तरह पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। उसकी वोकेबलरी अपने जहन में बिठाएं और वोकेबलरी के साथ उसके मायने भी निकालते हुए उसको समझ के पढ़ें। पहले जो 8-10 सफ़े जो हैं वो थोड़े आपको मुश्किल हो सकती है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए गए हैं, जो वोकेबलरी इस्तेमाल की गई हैं वो थोड़ी टफ़ वोकेबलरी है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप 8-10 सफ़ों की वोकेबलरी का आपको पता चल जाएगा तो फिर रिमेनिंग जो है वो आपको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पेजेस होंगे, उसको आप नावल की तरह पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने में फ़्लो पैदा होगा, जिससे आपकी स्पीड भी पैदा होगी और ज़्यादा जो पढ़ने वाला काम होगा वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आप कहेंगे कि ये तो मेरे 5 मिनट का काम है, ये तो मैं आसानी के साथ पढ़ लूँगा। ठीक है, तो वो अब मैं जो आप लोगों के लिए एक रखा हुआ था, कल का दिन था हफ्ते का, तो वो मैंने नेक्स्ट वीक के ऊपर कर दिया है। कुछ मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई, तो जो आपके 6 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं आपने उसको थारोली पढ़ना है। 2 सफ़े 3 सफ़े तैयार नहीं करने, उसको थारोली पढ़ें, समझें। अब नेक्स्ट वीक के अंदर वही चैप्टर आपके चलेंगे, उन्हीं का जो है वो आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी, लेकिन उसको थॉरली पढ़ना है, नावल की तरह पढ़ना है, समझ की तरह पढ़ना है, और उसकी मदद से आपने पूरे का पूरा डाटा इसके अंदर पुट करना है। जो लेटेस्ट डाटा उसमें दिया हुआ है आपने वो इसमें पुट करना है। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से अपना जो है वो 2 बुक्स को करते हुए पहले वो हम ख़त्म कर लें, क्या कहते हैं, अब जो मोनोपली का जो चल रहा है मोनोपली को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम अपना ये स्टैट या मैथ का जो है वो एक बुक जो है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये तमाम वीडियोज़ जो हैं वो नए देखने वाले हैं उनके लिए ये कि ये तमाम वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे नाम के साथ सर्च करें, नदीम अख्तर तारी के नाम पे, या फिर आप यूट्यूब के अंदर सिर्फ MA इकनॉमिक्स लिखेंगे तो रैंकिंग में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जो मेरा चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ ये सारी वीडियोस जो मैंने प्रीवियस अपलोड की हुई हैं वहाँ से मिल जाएंगी। आप डे सीरीज़ को फॉलो करें, डे सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखें, आपकी ऑटोमेटिकली ईजीली जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ ये तैयारी होती चली जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियोज़ के अंदर मेंशन किए हुए हैं वो आप उन वीडियोज़ को करें, लेकिन मैं गेस को रिवाइज़ करूँगा, कुछ टॉपिक्स को भी मैं रिवाइज़ करूँगा, लेकिन फ़िल वक्त जो मैंने उसके अंदर गेस दिए हैं, मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए, आप उनको रिवाइज़ उनको पढ़ें और उन्हीं के मुताबिक तैयारी करते चले जाएँ। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।